अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ ऑफ ट्रुथ, जिसको लिखने वाले हैं फ्रांसिस बेकन। बेकन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है ये। हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस ऐसे को हाफ कवर कर चुके हैं, जो कि लेक्चर नंबर 1। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले वो सुन लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप इस ऐसे को प्रॉपर वे में 1 बाय 1 स्टेप्स के साथ इजीली अंडरस्टैंड कर सके, और जो भी इस ऐसे से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एनी हाउ, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, जो हमारे आज का लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि राइटर ने ट्रुथ को और लाइज को डिफरेंट चीज़ों से कंपेयर किया था। राइटर ने कहा था ट्रुथ जो है वो एक डे लाइट की तरह का है, जैसे रोशनी में सब कुछ साफ नज़र आता है, वैसे सच जो है सब कुछ साफ साफ दिखा देता है, इंसान की अच्छाइयाँ, इंसान की बुराइयाँ, एवरीथिंग। ऑन द अदर हैंड उन्होंने कंपेयर किया था लाइज को कैंडल लाइट के साथ, कि कैंडल लाइट का काम क्या होता है, हर चीज़ को बहुत ही खूबसूरत करके प्रेजेंट करती है, वैसे झूठ जो है वो भी हर चीज़ के अंदर खूबसूरती पैदा करता है। इसके बाद राइटर ने कंपेयर किया ट्रुथ को पर्ल के साथ। पर्ल जो है वो डे लाइट के अंदर अच्छा लगता है, और पर्ल जो है वो रियलिटी दिखाता है, उसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती। जबकि उसने फिर लायर को कंपेयर किया डायमंड के साथ। डायमंड जो है वो किसी भी रोशनी में रखा जाए अच्छा ही लगता है। तो राइटर उसके थ्रू कहना चाह रहा है कि झूठ जब भी बोला जाए अच्छा लगता है। एंड देन हमने पोइट्री के बारे में देखा कि पोइट्री के बारे में कहा गया कि पोइट्री जो है वो क्या है, वाइन है डेविल की, ठीक है, एक शैतान की शराब है। क्यों है? क्योंकि पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा झूठ होता है, और झूठ जो है वो इंसान को धोखे में रखता है। ऑन द अदर हैंड जो शैतान है वो झूठों का बाप है, ठीक है। इसी बेस पे जो पोइट्री हुई वो क्या हो गई, वो सैटन की, शैतान की वाइन हो गई, ठीक है। इसके अलावा राइटर हमें फर्दर बताता है कि पोइट्री का झूठ है जो है, जो पोइट्री की अनट्रूथफुल नेचर है, वो इतनी हार्मफुल नहीं होती जितना कि झूठ, ठीक है, जितना कि झूठ हार्मफुल होता है। झूठ जो है वो ह्यूमन बीइंग के माइंड के ऊपर भी इम्पैक्ट रखता है, उसके जो थॉट्स है उसके भी ऊपर इम्पैक्ट करता है, उसके अलावा उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसके एक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। यहाँ तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम फर्दर लाइन्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो बेकन है वो एपिक्यूरियन डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेयर की बात करता है। कहता है कि एक फेमस पोइट है जिसका नाम है लुक्रेटियस, ठीक है। लुक्रेटियस कहता है रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ टू बी हाईएस्ट प्लेयर ऑफ लाइफ, कि जब एक इंसान को ट्रुथ की रियलाइजेशन हो जाती है तो इट मीन्स उसने अपनी लाइफ के अंदर हायर प्लेयर अचीव कर ली है, हायर काइंड ऑफ हैप्पीनेस अचीव कर ली है उसने अपनी लाइफ के अंदर। कब? जब उसको रियलाइजेशन हो जाती है रियलिटी की, ट्रुथ की। फर्दर बेकन कहता है कि जो ट्रुथ की इम्पोर्टेंस है, ट्रुथ की वैल्यू है, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया होता है। फिर बेकन फर्दर कहता है कि इंक्वायरी या नॉलेज या बिलीफ जो कि सच से रेलेवेंट हो, अगर इंसान उनको अपनी लाइफ में अचीव कर लेता है तो ये इंसान की एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होती है, एक हाईएस्ट अचीवमेंट होती है। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है इंक्वायरी, नॉलेज और बिलीफ। इंक्वायरी मतलब जानना, और उसके बाद जो नॉलेज है वो लैटिन वर्ड है। नॉलेज इसका मतलब क्या होगा, एक्सेप्टेंस और एग्रीइंग टू व्हाट इज़ ट्रू, जो सच है उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको उसके ऊपर एग्री हो जाना। और उसके बाद मैंने वर्ड यूज़ किया था बिलीफ। लैटिन के अंदर जो बिलीफ का मतलब है वो है प्लेजर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रूथ। प्लेजर मतलब खुशी होना उस चीज़ की, और एक्सेप्टेंस करना, खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि हमने पीछे डॉक्ट्राइन पढ़ा था, किसका? लुक्रेटियस का, जिसने कहा था कि रियलाइजेशन जो ट्रुथ की है वही हाईएस्ट प्लेयर है लाइफ की। तो वहाँ पे उसी प्लेजर की बात की गई है जो कि बिलीफ के अंदर आता है। मतलब यहाँ पे वर्ड बिलीफ का मतलब है द प्लेजर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रुथ। फिर इसके बाद अपने इस जो इसने बात कही है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट देता है, ये एक एनालॉजी देता है बाइबल से। कहता है इसके मुताबिक गॉड ने पहले क्या बनाया, गॉड ने पहले लाइट ऑफ सेंसेस बनाई। उन लाइट ऑफ सेंसेस की बेस पे जो आदमी ने काम करना था वो क्या था, कि जो उसके इर्द गिर्द दुनिया उसको देख सके। और उसके बाद कहता है द लास्ट थिंग ही क्रिएटेड, जो सबसे आखिरी चीज़ बनाई गॉड ने वो क्या था, वो लाइट ऑफ रीज़न था, जो कि एक रैशनल फैकल्टी है।
मतलब यहाँ पे बेकन ने दो चीज़ों को स्ट्रेस किया है, एक लाइट ऑफ सेंसेस एंड देन लाइट ऑफ रीज़न। सेंसेस किसके लिए? ताकि दुनिया को देख सके, और रीज़न किसके लिए? ताकि अपनी जो मेंटेलिटी है उसको रैशनल वे में यूज़ कर सके। फिर बेकन फर्दर ये कहता है कि जब गॉड ने अपने क्रिएशन का काम मुकम्मल किया, उसके बाद गॉड ने अपने स्पिरिट को, क्या अपने लाइट की स्पिरिट को जो मैनकाइंड थी उसके अंदर डिफ्यूज कर दिया, उसके अंदर फूंक दिया, उसके अंदर डाल दिया। और अपने इसने इस बात को सपोर्ट करने के लिए अगेन लुक्रेटियस का जो पॉइंट था, जो उसकी थ्योरी थी, जो उसकी फिलॉसफी थी, एपिक्यूरियन थ्योरी, उसको एज अ आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता है। जैसे कि लुक्रेटियस कहता है कि यहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ के अलावा कोई भी ग्रेट प्लेजर नहीं है। और वो प्लेजर क्या है? प्लेजर बेसिकली रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ है। और वो रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ कैसे हुई? जब गॉड ने अपने स्पिरिट को, स्पिरिट ऑफ लाइट को मैनकाइंड के अंदर डाला, तभी उसको ट्रुथ की रियलाइजेशन हुई। ठीक है, इस तरह ये अपने पॉइंट को प्रूव करना चाह रहा है बेकन। तो यहाँ हमने देखा कि बेकन ने बात की रियलिटी की। रियलिटी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और खूबसूरत सी चीज़ है, और सच का एहसास सिर्फ उनको होता है जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया होता है, वही सच को समझ सकते हैं। फिर हमने देखा उसने बात की, इंक्वायरी की, नॉलेज की और बिलीव की, और अगेन उसको एसोसिएट किया ह्यूमन नेचर के साथ कि जो सच को समझ सकते हैं, जिनको रियलाइजेशन होती है सच की, वही सच की अहमियत को जान सकते हैं। फिर उसने बात की गॉड की क्रिएशन की। गॉड ने सबसे पहले क्या चीज़ बनाई? सेंस ऑफ लाइट बनाई, ताकि वो अपने इर्द गिर्द देख सके, आँख की रोशनी, ठीक है, दुनिया को देख सके, उसको समझ सके। फिर सबसे आखिर में जो गॉड ने चीज़ पैदा की, दैट इज़ सेंस ऑफ रीज़न, यानी कि सोचने की सलाहियत। और इस काम से फारिग होने के बाद गॉड ने यह किया, गॉड ने अकॉर्डिंग टू बेकन अपनी रूह को इंसान के अंदर फूंक दिया, ताकि वो जो सच के प्लेजर है उसको एंजॉय कर सके, उसकी रियलाइजेशन कर सके। एनी हाउ, जितना पढ़ा अभी उन टेक्स्ट को देखते हैं, देन फर्दर आपको पैराफ्रेजिंग बता के फर्दर टेक्स्ट को डिस्कस करूँगी आपके साथ। देखिए, बट whosoever these things are thus in men's depraved judgment and affections, yet truth which only doth judge itself, यानी कि कहता है ये जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने मैन को डिप्रेव कर दिया, इनकी जजमेंट को, लेकिन जो सच है, जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है, वही इसकी इम्पोर्टेंस को जानता है। टीच दैट द इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ, इंक्वायरी की बात आ गई, विच इज़ द लव मेकिंग और वोइंग ऑफ इट, द नॉलेज ऑफ ट्रूथ विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ इट, एंड द बिलीफ ऑफ ट्रूथ विच इज़ इंजॉइंग ऑफ इट, इज़ द सोवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर। यानी कि ट्रुथ की इंक्वायरी, उसका नॉलेज, उसका बिलीफ एक ह्यूमन बीइंग के लिए क्या चीज़ है? एक हाईएस्ट काइंड ऑफ अचीवमेंट है। और ट्रुथ की रियलाइजेशन भी हो जाना एक क्या है? हाईएस्ट काइंड ऑफ अचीवमेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए। एंड देन द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड इन द वर्क्स ऑफ डेज वॉज द लाइट ऑफ द सेंस। पहले लाइट ऑफ सेंसेस है, यानी कि देखने की सलाहियत, महसूस करने की सलाहियत, देखने की, ताकि इंसान अपने इर्द गिर्द दुनिया को देख सके। द लास्ट वॉज द लाइट ऑफ रीजन, राइट ऑफ रीजन, यानी कि सोचने की सलाहियत। एंड हिज बैथ वर्क एवर सिंस इज द इल्यूमिनेशन ऑफ हिज स्पिरिट। और इसके बाद क्या किया उसने? जब अपने क्रिएशन के से वो फारिग हो गया, अपनी क्रिएशन से फारिग होने के बाद उसने अपने स्पिरिट को ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफ़र किया, ताकि वो भी ट्रूथ की रियलाइजेशन कर सके, उसके प्लेजर को, उसकी हैप्पीनेस को एंजॉय कर सके। एंड देन फर्स्ट ही ब्रेथ लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर, पहले उसने फेस ऑफ द मैटर यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अपनी लाइट डाली। एंड देन और क्योस, देन ही ब्रेथ लाइट इनटू द फेस ऑफ मैन, ठीक है, यानी कि पहले उसने ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डाली अपनी, फिर उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर लाइट डाली अपनी। एंड स्टिल ही ब्रेथ एंड इंस्पायर्ड लाइट इनटू द फेसेस ऑफ हिज चूजन, और जिनको इसने चूज़ किया, चूज़ कौन? जिनको ट्रूथ की रियलाइजेशन होगी कि हाँ ये ट्रूथ है, दैट इज़ द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, और इसी के अंदर जो रियल प्लेयर है वो एग्जिस्ट करता है, उनको चूजन कहा गया। यहाँ पे ब्रेथ मतलब सांस लेना या फूंकना या रोशनी डालना या रूह डालना, उसकी बात की जा रही है। इन पॉइंट्स की पैराफ्रेजिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद देखिए, द पोएट दैट ब्यूटिफाइड द सेक्ट दैट वाज अदरवाइज इंफीरियर टू द रेस्ट सेथ येट एक्सीलेंटली वेल। अब यहाँ पे लुक्रेटियस की बात की जा रही है, उसका रेफरेंस यहाँ पे कोट किया जा रहा है कि लुक्रेटियस जो कि एक एपिक्यूरियन फिलोसफर था, जो कि एपिक्यूरियन थ्योरी का बिलीवर था कि जो रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ है दैट इज़ रियल प्लेजर, उसकी बात करता है। यहाँ पे उसी चीज़ की बात की जा रही है।
जो एपिक्यूरियन फिलोसफी के बिलीवर होते हैं उनका मानना होता है कि जो एंजॉयमेंट है लाइफ में वही मैटर करती है। एंजॉयमेंट जो है वो हायर काइंड ऑफ प्रिंसिपल होता है। और यहाँ पे एंजॉयमेंट किस चीज़ के अंदर है, वो कहते हैं ट्रुथ के अंदर एंजॉयमेंट है। जैसा कि इन लाइन में कहा गया है, इट इज़ अ प्लेयर टू स्टैंड अपॉन द शोर। एक समंदर के किनारे पे खड़े होना क्या है, एक प्लेयर है। एंड टू सी शिप्स टोस्ड अपॉन द सी, कि समंदर के अंदर जो तैरती हुई, जो चलती हुई कश्तियाँ हैं, उनको टोस्ड अपॉन द सी, यानी कि समंदर के अंदर उल्टा होके देखना, यानी कि जो कश्ती चल रही है, कश्ती समंदर में जब उलट जाती है उसकी बात की जा रही है। कहता वो क्या है, उस नज़ारे को भी देखना क्या है, प्लेजर है। अ प्लेजर टू स्टैंड इन द विंडो ऑफ अ कैसल एंड टू सी अ बैटल एंड एडवेंचर्स देयर ऑफ बिलो। कहता फिर खिड़की के ऊपर खड़े, एक कैसल के, एक कला के खिड़की के ऊपर खड़े होकर बाहर देखना और बाहर जंग हो रही है, ये भी क्या है, ये प्लेयर है। फिर है यहाँ पे बट नो प्लेयर इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड। वेंटेज ग्राउंड यानी कि अ पॉइंट ऑफ एडवांटेज, ठीक है, वेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रूथ। कहते हैं लेकिन कोई भी प्लेयर इस प्लेयर से कंपेरेबल नहीं है। यहाँ पे ऐसा ग्राउंड जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ की बात की जाए, उस ग्राउंड से रेलेवेंट कोई भी प्लेयर आपको नहीं मिल सकती, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। एंड टू सी द एरर्स एंड वेंडरिंग्स एंड मिस एंड टेम्पेस्ट इन द वेल बिलो, सो ऑलवेज दैट दिस प्रोस्पेक्ट बी विद पिटी एंड नॉट विद स्वेलिंग और प्राइड। और इस पूरे पॉइंट के अंदर यही बात की गई कि जो इंसान सच पर डटा रहता है, उस सच पे डटे रहने से अच्छा इंसान कोई भी नहीं है। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखें, इंफीरियर टू द रेस्ट। इस पॉइंट को बेकन ने कहा है कि ये जो व्यू रखता है लुक्रेटियस, ये बाकी सेक्ट्स के मुकाबले में क्या है, इंफीरियर व्यू है। और ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, certainly it is heaven upon earth to have a man's mind move in charity, rest in providence and turn upon the poles of truth। ये important line है जिसमें बताया गया कि इवन के वो पोएट, वो लोग जो कि खुद भी सच नहीं बोलते, लेकिन जो लोग सच बोलते हैं वो उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको भी इज्जत देते हैं। मतलब झूठे लोग, जो कि लोग झूठ बोलते हैं, और एक तरफ लोग जो सच बोलते हैं, झूठे लोग भी ये जानते हैं कि ये बंदा सच्चा है, और झूठे लोग भी सच बोलने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं। इवन पीपल हु डू नॉट प्रैक्टिस ट्रूथ, दे टू रिस्पेक्ट पीपल हु फॉलो द ट्रूथ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है बेकन। बेकन आगे कहता है जो सच है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन या फिर फिलोसफी तक महदूद नहीं है। सच और सिर्फ रिलीजन या फिलोसफी में ही इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि जो हमारी डेली लाइफ है, जो हमारी सिविल बिजनेस की लाइफ है, उसके अंदर भी सच एक अहम किरदार अदा करता है। इवन कि वो लोग जो खुद भी सच नहीं बोलते, वो भी सच को एक नेकी की इलामत कंसीडर करते हैं, एक नेकी का निशान कंसीडर करते हैं, एक नेकी का मार्क कंसीडर करते हैं। इन लाइंस में हम देखेंगे कि जो बेकन है उसने ट्रुथ की सिविल अफेयर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंस है, सिविल अफेयर्स ऑफ लाइफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, उसकी वैल्यू को बताया है। और हम देखते हैं कि बेकन बड़ा कॉन्शियस है इस फैक्ट के बारे में कि जो सिविल लाइफ है उसके अंदर ट्रुथ एंड फॉल्सहुड दोनों पैरेलल चल रहे हैं। टेक्स्ट को देखिए, टू पास फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रूथ, यानी कि रिलीजन और फिलोसफी से हट के ट्रूथ टू द ट्रूथ ऑफ सिविल बिजनेस। कहता है जो सिविल बिजनेस यानी कि जो डेली अफेयर है, उनके अंदर भी ट्रूथ की अपनी इंपॉर्टेंस है। इट विल बी एक्नॉलेज्ड इवन बाय दोज दैट प्रैक्टिस इट नॉट। कहते हैं जिन्होंने ट्रुथ की प्रैक्टिस नहीं की वो भी इस चीज़ को अहमियत देते हैं, यानी कि ट्रुथ की इंपॉर्टेंस को अहमियत देते हैं। दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर ऑफ मेंस नेचर, कि वो भी जानते हैं कि जो राउंड डीलिंग और क्लियर डीलिंग है वो क्या है, वो मैन के ऑनर का, नेचर का पार्ट है। यानी कि जो भी इंसान सच बोलता है, झूठा इंसान उसको भी इज्जत देता है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड दैट मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज लाइक अलॉय इन कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जैसे कि सिल्वर या कॉइन, गोल्ड का कॉइन बनाया जाता है, तो जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसके अंदर मिलावट करके ही ज्वेलरी तैयार की जाती है, तभी वो प्यारा लगता है। ठीक है, तो कहता है बिल्कुल झूठ जो है ना वो ऐसे ही है कि सच के अंदर थोड़ा सा झूठ डाल दिया जाए, वो बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर का काम कर रहा होता है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के अंदर जब मेटल डाला जाता है तो वो बेटर वर्क करता है। इस तरह से ही सच के अंदर अगर झूठ डाला जाए तो उससे ज़्यादा खूबसूरती पैदा होती है। जैसे कि देखिए,
विच में मेक द मेटल वर्क द बैटर, लेकिन इससे मेटल क्या हो जाएगा, बैटर हो जाएगा, बट इट इम्बेस्ट मतलब डिग्रेडिंग इट, लेकिन इससे क्या होता है, एक डिग्रेडिंग काइंड ऑफ इम्पैक्ट पैदा हो रहा है. फॉर दिस वाइंडिंग एंड क्रूक्ड कोर्सेज आर द गोइंग्स ऑफ द सर्पेंट विच गोथ बेसली अपॉन द बेली एंड नॉट अपॉन द फीट. यहाँ पे रेफरेंस दिया गया हुआ है ईव की स्टोरी के बारे में कि किस तरह से जन्नत में सरपेंट यानी कि सांप ने ईव को टेम्प्टेड किया था अकॉर्डिंग टू बिलीफ ऑफ क्रिश्चियनिटी, और अम्मा हवा को वर्गला के बाद में जब सांप था ये किस तरह किया था, उसने झूठ बोलकर किया था, और उस झूठ बोलने की बेस पे जो उसके फीट थे उससे स्नैच कर लिए गए थे, उससे उसके पाँव छीन लिए गए थे, और वो सारी ज़िंदगी अपने बेली के ऊपर चलना शुरू हो गया. तो इसलिए फॉल्स झूठ जो है वो समहाउ क्या इज़ अ काइंड ऑफ डिग्रेडिंग एक्ट भी है. और इसके अलावा राइटर इन लाइन्स में ये भी कहना चाह रहा है कि सर्पेंट जो सिंबल है वो स्नेक का है, सॉरी, और स्नेक सिंबल किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, सैटर्न को, कि सैटर्न की लाइफ कैसी है, इन्फीरियर काइंड ऑफ लाइफ है उसकी. बिल्कुल यहाँ पे वो जो इन्फीरियर काइंड ऑफ लाइफ किस तरह से है, वो झूठ और सच के मिलाप से बनी है उसकी लाइफ. और उसके अलावा यहाँ पे जो उसने मेटल की बात की थी वो भी कहता मेटल जो है उसके अंदर यानी कि गोल्ड के अंदर हम लोगों ने मिलावट की तभी वो खूबसूरत दिखा, लेकिन वो क्या होता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू थी मिलावट के बाद वो इन्फीरियर रैंक की चलेगी, वो 24 कैरेट का नीला यानी कि उसमें प्योरिटी नहीं रही. और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है क्रूक्ड कोर्सेज. ठीक है, यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है वर्ड ह्यूमन बीइंग के लाइफ से, कि सरपेंट की जो मूवमेंट है जिगजैग मूवमेंट होती है ना, तो कहते हैं जो जिगजैग मूवमेंट है बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग ने अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर लिया है ना, मीन्स जो कि क्रूक्ड मीन्स है, गलत तरीके हैं, ये जिगजैग मूवमेंट स्नेक की उन गलत तरीकों को सिंबलाइज करिए कि ह्यूमन बीइंग इतना गिर चुका हुआ है कि वो बात बात पे झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल के वो क्या कर रहा है, फ़ायदा कमा रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है. अपने इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए इसने फर्दर क्या किया है, फर्दर एक फिलोसफर मॉन्टेन है उनकी फिलोसफी को कोट करता है और कहता है कि वो आदमी जो कि झूठ बोलते हैं वो आदमी कितना ज़्यादा डरपोक हैं कि वो एक आम आदमियों से डरते हैं इसलिए झूठ बोलते हैं, लेकिन वो कितने बहादुर हैं जो खुदा से नहीं डरते. ठीक है, यहाँ पे एक सेट्रिकल रिमार्क था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो झूठ इसलिए बोल रहा है ताकि जो उसका फॉलो मैन है, जो उसके बिल्कुल साथ आदमी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो उससे इम्प्रेस रहें, वो उसके ऊपर अच्छा इम्प्रेशन रखे. ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया यहाँ पे कि वो अपने फॉलो मैन से डरता है इसलिए उनके सामने झूठ बोलता है, लेकिन इज़ अनअफ्रेड ऑफ गॉड, जो कि खुदा से नहीं डर रहा. क्यों? खुदा ने झूठ बोलने से मना किया है, वो फिर भी वो झूठ बोल रहा है, जबकि हेयर आफ्टर इसके बाद की ज़िंदगी में खुदा ने उसकी इस झूठ बोलने पे पकड़ कर लेनी है. और फिर बेकन जब अपने ऐसे को कंक्लूड करता है तो कहता है जो फॉल्सहुड है, जो झूठ है, वो हार्ट है विकेडनेस की. और इसी की बेस पे क्या होगा, जब डूम्सडे यानी कि जब नामा इमाल खोला जाएगा, क़यामत का दिन आएगा, उस दिन में क्या होगा, जो गॉड होगा उसको उस ह्यूमन बीइंग को जिसने दुनिया में झूठ बोला और उसके नामा इमाल झूठ से भरे होंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे मीन्स जो डूम्सडे होगा, क़यामत का दिन होगा, उस दिन उसकी खुदा पकड़ फरमाएगा. ठीक है, अब इन लाइन्स को देखिए. There is no vice that doth so cover a man with shame as to be found false and perfidious, and therefore Montaigne said prettily. यहाँ पे ये वही पॉइंट को प्रूव कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इविल एक्ट करता है, झूठ बोलता है, लेकिन वो डरता नहीं, इसमें कोई भी गलती नहीं है. जैसे कि इसने कहा, मॉन्टेन ने कहा, when he inquired the reason why the word of the liar should be such a disgrace and such an odious charge, saith he, इसने कहा, if it be well weighed to say that a man lied is as much as to say that he is brave towards God and a coward towards man. ये वही पॉइंट कि आदमी जो है वो ब्रेव है टुवर्ड्स गॉड एंड कॉवर्ड है टुवर्ड्स मैन, कि आदमी से डरता है लेकिन खुदा से नहीं डरता, इसलिए वो झूठ बोल रहा है. फॉर अ लाइव फेसेस गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, श्योरली द विकेडनेस ऑफ फॉल्सहुड एंड ब्रीच ऑफ फेथ कैन नॉट पॉसिबली बी सो हाईली एक्सप्रेस्ड एज इन दैट इट शैल बी
The last appeal to call the judgments of God upon the generation of men, it being foretold that when Christ comes, he shall not find faith upon the earth. अब यहाँ पे वही पॉइंट को हाईलाइट किया गया कि जब इसने मरना है, डूम्सडे आएगा और उस डूम्सडे के अंदर जब ये इसने झूठ बोले होंगे वो पकड़ा जाएगा, तो ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन द अर्थ, यानी कि उसके ऊपर कोई भी उसके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर गॉड का रैथ होगा, गुस्सा होगा और उसकी पकड़ कर ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो ऐसे है वो कंप्लीट हुआ। ऐसे का नाम था ऑफ ट्रुथ। आई होप कि आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्लियर हो चुके होंगे अच्छे से, कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा।